जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। डाकू गब्बर के ये डायलॉग आज भी लोगों के दिलों से नहीं निकलते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म शोले में गब्बर को जितना खतरनाक दिखाया गया था, असल जिंदगी में गब्बर उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। असल जिंदगी का गब्बर अंधविश्वास में इतना पागल हो चुका था, इतना क्रूर हो चुका था कि वो चंबल में आतंक का पर्याय बन चुका था। साल 1926 एमपी के भिंड जिले में एक बच्चे का जन्म होता है और बच्चे का नाम प्रीतम रखते हैं। माँ बाप उसे घबरा भी बुलाना शुरू करते हैं। अब क्योंकि परिवार गरीब था, खेती से गुजारा नहीं होता था, तो घबरा के पिता खदान में मजदूरी किया करते थे। अब धीरे धीरे समय बीतता है और घबरा भी 16 साल का हो जाता है, तो वो भी अपने पिता का हाथ बटाने के लिए खदान में जाना शुरू करता है। अब एक दिन एक जमीनी विवाद होता है जिसमें घबरा के पिता और कुछ गांव के रसूखदार शामिल होते हैं। अब जब विवाद बढ़ा तो गांव के 4 रसूखदार लोगों ने घबरा के पिता को पूरी तरह पीटा। इसके बाद पिता ने गांव में पंचायत बुलाई, लेकिन पंचायत ने भी रसूखदारों के पक्ष में फैसला सुनाया और उनकी जमीन को हड़प लिया। अब ये चीज कहीं ना कहीं प्रीतम सिंह यानी घबरा को चुभ चुकी थी, तो उसने इसका बदला लेने के लिए एक मौका तलाशा और मौका मिलते ही उसने उन 4 लोगों में से 2 को मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गया। नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। आज की कहानी है प्रीतम सिंह उर्फ घबरा की। उस समय का इतना कुख्यात डाकू था कि उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू भी इससे परेशान थे। लेकिन इस डाकू के बारे में एक बहुत रोचक तथ्य है, और वो तथ्य ये है कि जब ये लोगों के साथ लूटपाट, हत्या, अपहरण जैसी घटना को अंजाम देता था तो उनके नाक और कान भी काट लेता था। लेकिन ऐसा क्या था, क्या वजह थी कि उसने 100 से ज्यादा लोगों के नाक और कान काटे? आइए जानते हैं। साल 1955 गांव में 2 लोगों की हत्या करने के बाद घबरा चंबल के भीड़ों में अपनी शरण लेता है और चंबल का एक डाकू है कल्याण सिंह, उसकी शरण में चला जाता है। अब पुलिस उसके पीछे पड़ी थी, तो वो चंबल के भीड़ों को ही अपना घर मानता है और कल्याण सिंह से डाकू बनने के गुर सीखता है। अब इसके बाद घबरा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और हत्या, लूट, अपहरण ये जैसी सभी वारदातों को अंजाम देने लगा और साथ ही साथ उसने अपने गैंग को भी डेवलप कर लिया। अब क्योंकि पुलिस उसके पीछे थी तो कहते हैं कि मरता क्या ना करता, तो उसने भी यही किया। पुलिस से बचने के लिए वो ऐसे ऐसे रास्ते बनाता चला गया कि वो एक तांत्रिक के चक्कर में पड़ गया। लेकिन उस तांत्रिक ने उससे ऐसा क्या कहा कि वो चंबल के भीड़ों के साथ साथ पूरे देश में आतंक का पर्याय बन गया। दरअसल एक तांत्रिक ने उससे कहा था कि अगर वो 116 लोगों के नाक और कान काटकर अपनी कुलदेवी को चढ़ाएगा तो पुलिस उसे कभी पकड़ नहीं पाएगी और ना ही उसका एनकाउंटर कर पाएगी। अब बस घबरा तो अंधविश्वासी था, तो उसने लोगों को मारकर उनकी नाक कान काटने शुरू कर दिए। अब वो जिसको भी मारता, चाहे वो पुलिस वाला हो चाहे वो आम इंसान हो, उनके नाक और कान काट कर ले जाता था। साथ ही साथ उसने जब वो लोगों के अपहरण करता था तो उनके भी नाक कान काट कर उन्हें जिंदा छोड़ देता था। अब इसी सब के चलते उसने बहुत ही जल्द 100 से ज़्यादा लोगों के नाक कान काट लिए थे और इन वारदातों के चलते वो इतना ज़्यादा फेमस हो चुका था, उसका खौफ पूरे देश में इस कदर फैल चुका था कि अब लोग बाग उसे गब्बर सिंह के नाम से जानने लगे थे। पुलिस से बचने के लिए गब्बर हमेशा सतर्क रहता था और उसे मुखबिरों से सख्त नफरत भी थी। अब उसे जिस किसी पर भी शक होता कि इसने ये मुखबरी कर सकता है या इसने मुखबरी की है, वो उसको सरेआम मार देता था। अब उसकी इन्हीं हरकतों के चलते जो आसपास के 15 जिले थे, भिंड, ललितपुर, पन्ना, इन तमाम जिलों में उसकी दहशत थी। और ये दहशत इस कदर थी कि अगर कोई ग्रुप में आकर गब्बर सिंह का नाम भी अगर ले तो वो या तो वहाँ से चले जाते थे या वो चुप हो जाते थे। अब 1957 तक गब्बर के ऊपर 200 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हो चुके थे। गब्बर सिंह को पकड़ने के लिए पुलिस नए नए तरीके ईजाद करती रहती थी। बीच में ये भी बताया गया कि पुलिस ने गब्बर की रैकी करने के लिए, मुखबरी करने के लिए बच्चों का भी सहारा लिया था। लेकिन गब्बर इतना शातिर था कि जब उसे एक बार ये इस चीज़ का एहसास हुआ, उसे ये भनक लगी कि बच्चे उसकी मुखबिरी कर रहे हैं, तो गब्बर सिंह ने 21 बच्चों को एक साथ गोली मार दी।
अब ये देश के लिए ऐसा पहला कांड था, ऐसी पहली घटना थी जिसने देश के कोने कोने में गब्बर सिंह का डर फैला दिया, खासकर बच्चों में। अब जो माँ बाप थे वो भी बच्चों को गब्बर सिंह का डर दिखाकर अपनी बात मनवाने लगे थे। लेकिन ये कांड जब गब्बर सिंह ने किया तो उसे नहीं पता था कि ये कांड उसके जीवन की दिशा बदल देगा। जब इस कांड के बारे में उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को इसका पता लगता है तो वो तुरंत एक आपातकालीन बैठक बुलाते हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल होता है कि गब्बर सिंह कौन है। 1975 में रिलीज हुई फिल्म शोले का एक डायलॉग बहुत फेमस है, गब्बर सिंह चाहिए जिंदा या मुर्दा। लेकिन इससे इस मूवी के रिलीज से 19 साल पहले ये बोल थे मध्य प्रदेश के सीएम कैलाश नाथ काटजू के, क्योंकि जब ये नेहरू द्वारा ये आपातकालीन बैठक बुलाई गई तो इसमें गब्बर सिंह को जल्द से जल्द ख़त्म करने के आदेश दिए गए। अब इसके चलते मध्य प्रदेश के सीएम कैलाश नाथ काटजू ने एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया, जिसको आदेश दिया गया कि उन्हें गब्बर सिंह चाहिए जिंदा या मुर्दा। कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? पूरे 50,000। अब इस समय तक गब्बर के ऊपर 50,000 का इनाम होता है। हालांकि ये इनाम बढ़ा के बाद में 1,10,000 कर दिया जाता है, जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार 50,000 का और उत्तर प्रदेश सरकार 10,000 का इनाम रखती है। अब सीएम के आदेश के अनुसार एसटीएफ बिहड़ के जंगलों में डेरा डालती है और इस एसटीएफ को लीड कर रहे होते हैं डीएसपी राजेंद्र प्रसाद मोदी। लेकिन 3 साल गुजर जाने के बाद भी पुलिस को ना तो गब्बर का कोई सुराग लगता है और ना ही किसी मुखबिर का, क्योंकि गब्बर का खौफ इतना ज़्यादा था और पुलिस इतने खौफ के बीच गांव के लोगों पर अपना भरोसा जताने में नाकामयाब थी। लेकिन फिर एक ऐसी घटना होती है कि पूरा गांव गब्बर के खिलाफ मुखबिरी करने को तैयार हो जाता है। अब ये घटना थी एक आग की। भिंड के पास एक गांव में आग लगती है और वो आग इतनी भीषण होती है कि लोग तो पीछे हो जाते हैं, अब सुरक्षित निकल जाते हैं, लेकिन एक छोटा बच्चा आग में फंस जाता है। अब आग की सूचना पुलिस को मिलती है तो डीएसपी मोदी अपनी जान पर खेलकर उस बच्चे को आग से निकाल लाते हैं। अब ये जो घटना थी, इसके बाद से गांव वालों ने पुलिस पर इतना भरोसा किया कि जो व्यक्ति एक बच्चे के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकता है तो हमारे पूरे गांव के लिए, पूरे देश के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। तो इसके बाद से पूरा गांव गब्बर की मुखबिरी करने के लिए तैयार हो जाता है। 13 नवंबर 1959 आईजी रुस्तम और डीएसपी मोदी दोनों गब्बर के इस ऑपरेशन के प्रकरण पर अपनी नज़र बनाए हुए थे और तभी डीएसपी मोदी को एक लीड मिलती है कि गब्बर हाईवे से गुजरने वाला है। और इतना होते ही एसटीएफ टीम पूरी तरीके से तैयार होती है और वो आईजी रुस्तम और डीएसपी मोदी के साथ हाईवे पर तैनात हो जाती है। और जैसे ही गब्बर वहां से निकलता है, पुलिस उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देती है। लेकिन गब्बर का गैंग किसी तरह से एक सुरक्षित स्थान पर जाकर पुलिस की ओर फायरिंग करना शुरू कर देता है। अब ऐसे में डीएसपी मोदी बिना डरे गब्बर के सामने जाते हैं और बैक टू बैक आमने सामने की उनकी फायरिंग चलती है। तभी 2 ग्रेनेड डीएसपी मोदी गब्बर के गैंग की तरफ फेंकते हैं। अब जैसे ही ग्रेनेड फटते हैं तो उस ग्रेनेड के धमाके से गब्बर घायल हो जाता है, उसका जबड़ा फट जाता है। और इस मौके का फायदा उठाकर डीएसपी मोदी गब्बर की तरफ तेजी से बढ़ते हैं और उसके सीने में गोलियां तार देते हैं। एसटीएफ के साथ इस मुठभेड़ में गब्बर समेत 9 डाकू मारे जाते हैं। अब इसकी सूचना आईजी रुस्तम सबसे पहले मध्य प्रदेश के सीएम को देते हैं और क्योंकि अगले दिन 14 नवंबर था, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन, तो अगले दिन वो पंडित नेहरू को फ़ोन घुमा देते हैं और उनको बताते हैं कि ये रहा हमारी तरफ से आपको बर्थडे का तोहफा, गब्बर मारा गया, हैप्पी बर्थडे प्रधानमंत्री नेहरू जी। खैर, कहते हैं कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई के सामने बोनी नजर आती है। अब अपने नाम की दहशत फैलाने वाला गब्बर मारा जा चुका था और पूरा देश जो एक समय में गब्बर के नाम से खौफ खाता था, वो अब कहीं ना कहीं राहत की सांस ले रहा था। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी रोमांचक स्टोरी आपको आपके फ़ोन पर मिलती रहें। अब मुझे और मेरे कैमरामैन हर्ष को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।